बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी मुंबई नॉर्थ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो 3 बार पार्षद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। जातीय भेदभाव के खिलाफ लगातार संघर्ष करते हुए उन्होंने 1968 में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उन्होंने एक युवक नामक मंडल की संस्था भी बनाई और वह 1992 में पहली बार पार्षद चुने और मुंबई महानगर पालिका के डिप्टी मेयर भी रहे हैं और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं। खासकर गोपाल शेट्टी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में छाए रहते हैं, जिससे आज हम रूबरू होंगे और कई सारे मुद्दों पर गुफ्तगू करेंगे। गोपाल शेट्टी जी, आपका HM न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपका अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है? मेरा अब तक का राजनीतिक सफर, किसी भी राजनेता को आप पूछेंगे तो वो कितना समाधानी और खुश हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे पूरे राजनीतिक सफर में मेरे जो मतदार संघ के लोग हैं, जो मुझे वोट देते हैं, जो वोट नहीं भी देते हैं, ऐसे सारे लोग मेरे काम से समाधानी हैं। इतना लंबा कैरियर मैंने, जैसा आपने बताया कि किसी भी जात पात का भेदभाव न करते हुए काम किया। सिर्फ जात पात की भेदभाव तो एक बात है ही, लेकिन उसके साथ में किसी भी राजनीतिक भेदभाव भी कभी हुआ नहीं। इसका मतलब मैं मेरे पार्टी के लिए समर्पित नहीं कि मैं 100% मेरे पार्टी के लिए समर्पित हूँ। मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मैं कट्टर हिंदू हूँ तो मुझे दूसरे भाषा या तो दूसरे धर्म के लोगों के बारे में जरा भी संकोच मन में आता नहीं है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बारे में भी कभी आता नहीं, क्योंकि मैं ये हमेशा मानता हूँ कि मैं जो पार्टी में काम कर रहा हूँ, मुझे वो पार्टी अच्छी लगती है। वैसे जो अन्य लोग दूसरे पार्टी में काम करते हैं, उनको वो पार्टी अच्छा लगता होगा, तो सब अपना अपना ढंग से काम करते हैं। लेकिन मैं एक प्रतिनिधि के नाते मेरे पास जो भी आते हैं तो उसका काम करना ही मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है, मैं करते रहता हूँ। और मेरे काम के बारे में मेरे पार्टी के लोग भी, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं तो बल्कि अन्य पार्टी के लोग भी इन सारी बातों पर चर्चा करते रहते थे। मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा लाभ मुझे मिला राजनीतिक जीवन में। सर, आप एक गरीब परिवार से निकलकर अब तक के राजनीतिक सफर में आगे बढ़ रहे हैं। आगे किस तरह का आपका भविष्य होगा और किस तरह से लगातार जनता के आप काम करते रहेंगे? देखिए, मैंने काम करते समय कभी भी आगे का भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। ना तो पहले दिन सोचा था, ना तो इतना लंबा सफर होने के बाद में सोच रहा हूँ। जो भी मुझे काम मिलता है, जो भी मेरे पास समस्या आती है, उस समस्या का समाधान करना ये मेरा कर्तव्य है, मैं मानकर काम करता हूँ। और जब यहाँ तक भगवान ने पहुंचा है तो भगवान ने लिखा है आपका आगे का भविष्य भी, उसके बारे में हम क्यों चिंता करें? सभी बातों को अगर हम चिंता करके तय करेंगे तो फिर भगवान नाम की कोई चीज इस सृष्टि को चलाती है, ऐसा मानना गलत होगा। तो मैं आगे का भविष्य के बारे में कभी भी सोचता नहीं। लेकिन एक बात ये भी सही है कि इतना लंबा सफर करने के बाद में कई बार मन में आता है कि रुक जाना चाहिए, कहीं अन्य लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरी पार्टी के नेताओं का मानता है कि वो मुझे बार बार मुझे ही मौका देते हैं और काम करने का अवसर प्रदान करते हैं। और मैं आगे क्या करना है ये मेरे मन में अगर होगा तो भी मैं ऐसा मानता हूँ कि जो समय के लिए लोगों ने मुझे वोट दिया है, चुनकर दिया है, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, उस समय तक तो मैंने प्रामाणिकता से काम करना ही है और मैं करते रहता हूँ। इस समय महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और आज लगातार जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको लेकर विपक्षी पार्टी सपोर्ट भी कर रही है, तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? किसान आंदोलन के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैं मेरे राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का आंदोलन कभी भी देखा नहीं और भगवान न करे कभी किसी को देखने के लिए मिले। एक बिल जिसमें पूरी तरह से किसानों के लिए लाभ है, बहुत सारे बिल आते हैं उसमें सरकार को रेवेन्यू का मामला भी उसमें होता है, लेकिन तीनों बिल में सरकार को 1 रुपए का भी रेवेन्यू मिलता नहीं। सारा का सारा जो लाभ है वो किसानों को है, बिचौलियों से छुटकारा है, ब्लैक मार्केटर से छुटकारा है। आप अपने माल को जहां पर दाम आपको ज्यादा मिलता है वहां पर आपको बेचने की सहूलियत है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के साथ में मिलकर आप किसान खेती कर और ज्यादा पैसा कमाए, इसकी व्यवस्था है। जो पैसा लगाएगा उसके ऊपर बंधन है, लेकिन किसान के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। कुछ खोना भी है तो वो जो पैसा लगाएगा उसको खोना है, किसान को कुछ खोना नहीं है, उसको पाना और पाना ही है। आपका एक बार खेती करने के पहले एग्रीमेंट जो भी भाव का होता है, अगर खेती अच्छे हो गई, मुनाफा पैसा लगाने वाले कुछ ज्यादा हो गया तो उसको आपको उसमें बोनस की भी व्यवस्था है। ऐसा कुल मिलकर तीनों बिल में किसानों के हित में ही सारा सोचा गया है। उसके बावजूद भी जब इस प्रकार का आंदोलन होता है तो बड़ा मन को दुख होता है, वेदना होता है। आंदोलन तो हम लोगों ने भी बहुत किए है राजनीतिक पार्टी में,
लेकिन इस प्रकार का आंदोलन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एमएसपी और एपीएमसी को लेकर ही किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी मांग ये है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, आप इस कानून को वापस लीजिए। अगर सरकार किसान के हित के बारे में सोच रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक सामान्य परिवार से आया और व्यक्ति के नाते जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है सरकार ने बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। सरकार ने अपनी मनसूबा बता भी दिया था कि हम बिल्कुल इसमें वापस ले लेंगे, लेकिन अपने देश में न्यायालय का अपना जगह है। न्यायालय ने जब कहा कि इसको आप स्थगिति दीजिए तो सरकार ने भी 1.5 साल का स्थगिति भी दिया है। उसके बावजूद भी आज किसान मान नहीं रहे, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि न्यायालय ने अपना भी काम करना चाहिए। लगातार गणतंत्र दिवस है और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाए जा रहे हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी ये जो वातावरण है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और आजाद मैदान में नासिक से जो किसान है वो मार्च करने के लिए वहाँ पर मौजूद भी हो चुके हैं और उनका मार्च जारी है और लगातार जो विपक्षी पार्टी है उनका सपोर्ट कर रही है। तो क्या कहीं ना कहीं ये सही है? मैं दोनों बातों पर जवाब दूंगा। पहले के मुद्दे में आपने एमएसपी और एपीएमसी के बारे में बात की है। पंजाब में एपीएमसी मार्केट में अभी भी जाने की व्यवस्था है, जहाँ पर 8% टैक्स लिया जा रहा है, 8%, जहाँ पर महाराष्ट्र में सिर्फ 1% लिया जाता है। तो किसानों को 1% अच्छा है या 8% भरना अच्छा है, ये किसानों ने भी सोचने की आवश्यकता है और देश भर के लोगों ने भी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। बात रही एमएसपी के बारे में। अब ये एमएसपी के बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री ने तो कहा है, लेकिन तोमर जी जब ये बिल पास कर रहे थे तब इसके बारे में खुलासा हुआ कि एमएसपी कभी भी बंद नहीं होगा। इतना सिर्फ खुलासा ही नहीं किया तो इस साल का एमएसपी क्या होगा उसके उन्होंने घोषणा की। एमएसपी में जितने आइटम्स थे उससे और आइटम को उसमें जोड़कर किसानों के हित में वो काम भी किया है। उसके बावजूद अगर कोई एमएसपी के बारे में बात करते होंगे तो लिख कर देने की बात करते हैं। अभी पार्लियामेंट में जो कमिटमेंट होता है वो लिख के दिया हुआ उससे भी ज्यादा उसकी ताकत है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का एक मंदिर है, वहां पर आपने कमेंट किया और इन दिनों में तो सारा वीडियो में शूटिंग हो जाता है। एक समय ऐसा था कि किसने क्या बोला और लिखने वाला जो लिखेगा उसके पर आधार होता था। इन दिनों में तो आप बोलते हो तो पूरा दुनिया उसको देखती है। तो किसान और उनका नेतृत्व करने वाले लोग देश और दुनिया को किस नजरिया से देखते हैं ये मुझे पता नहीं है। बात रही अभी महाराष्ट्र का जो आज आंदोलन है, शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, उसमें कांग्रेस के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब और महाराष्ट्र की तुलना करें, मैं शरद पवार जी से निवेदन करूंगा। शरद पवार जी बहुत बड़े नेता है, सम्मानीय नेता है और निश्चित किसानों के बारे में मुझसे ज्यादा उनको पता है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। अगर शरद पवार जी आज मोर्चा निकालकर ये जो बिल पास किया गया उसका अगर वो विरोध करते हैं तो मैं शरद पवार जी से निवेदन करूंगा कि पंजाब में जो चल रहा है कायदा वही आप महाराष्ट्र में लागू करिए। पंजाब के किसान जो मांग कर रहे हैं उसको आप महाराष्ट्र में करिए ना, जहाँ पर कांग्रेस की सत्ता है वहां पर आप करिए। वहां अगर किसानों को लाभ होता है तो सारे देश के लोगों को पता चलेगा कि ये जो कह रहे हैं वो सही है, मोदी जी जो कह रहे हैं वो गलत है, या तो फिर मोदी जी जो कह रहे हैं और कर रहे हैं वो सही है, उसको इम्प्लीमेंट कर लो। आज सिर्फ पंजाब के किसान ही इतना विरोध कर रहे हैं और जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, विपक्षों की सरकार है, वहां पर थोड़ी सी आवाज आती है, इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कोई पकड़ कर बैठे नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है अच्छा, उसकी दूसरी व्यवस्था ये है, पंजाब ने तो पंजाब के विधानसभा में ये कायदा पास करके कहा कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हाँ। आप अगर इस कायदे को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो बात खत्म हो जाती है। फिर आंदोलन किस बात की आप कर रहे हो? फिर आप आंदोलन किस बात की कर रहे हो? क्या इस देश में कोई बुद्धिमान लोग नहीं है इसके ऊपर चर्चा करें? क्या न्यायालय ने इसके बारे में भी कुछ कहना नहीं चाहिए? मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी। आपने बोला कि यहाँ पे जो किसान है उनको 1% ही देना पड़ता है। जी हाँ। और महाराष्ट्र में 2017 में ये कायदा बन गया है। 2017 में गया। इसके बावजूद भी मैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार से लेकर अभी तक भी लगातार जो आत्महत्या के आंकड़े हैं किसानों के, वो अभी भी उसी कगार पर है, कोई कम नहीं हुआ है। सरकार दावे करती है कि हमने किसानों के लिए बहुत सारी सुरक्षाएं प्रदान की है, उनके हित के बारे में हमने बहुत कुछ सोचा है, उसके बावजूद भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों होते हैं? एकदम बात आप सही कर रहे हो। इसमें सरकार किसी की भी हो, मैं आपको इसका ढांचा थोड़े एकदम कम समय में दिमाग में डालने का प्रयास करूंगा। दुनिया ग्लोबल हुआ है, सिर्फ हम हमारे देश के साथ में आज जुड़े हुए नहीं है, हमको पूरे दुनिया के साथ में हम लोग जुड़े हुए। उदाहरण के तौर पर आज हिंदुस्तान में शक्कर 32 रुपए में परचेस करके सरकार 22 रुपए में एक्सपोर्ट कर रही है।
32 रुपए में परचेस हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे देश के किसानों को एक भाव तय कर दिया कि भाई ये भाव है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव कम है, तो हम महंगा किसानों के पास से खरीदते हैं। ये मैं अभी मेरी सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, पिछले सरकारों के साथ में भी यही होता था। तो 32 रुपए में सरकार परचेस करके 22 रुपए में बेचती है, ये वास्तविकता है। इसलिए सरकार किसानों को ज्यादा देना चाहती है, लेकिन सरकार के हाथ में पूरा नहीं है। उदाहरण के तौर पर ऐसा मानकर चलो कि समझो दाल है, ये 150 रुपए किलो हो गया, दाल 150 रुपए किलो हो गया, तो सरकार ने एक रेट इसके बारे में फिक्स कर देना चाहिए, ऐसा सभी लोगों के मन में आता है। मैं भी कभी कभी भाषण करता हूँ, मैं एक होटल में जाता हूँ तो मैं 150 रुपए का, तो सामान्य होटल में एक प्लेट दाल खा लेता हूँ, तो 1 किलो दाल का 150 रुपए क्यों नहीं देना चाहिए किसान को, उसको 2 पैसे हाथ में आएंगे। लेकिन ये सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर मेरी सरकार 150 रुपए में फिक्स करके दाल खरीदती है, तो दुनिया के बाजार में 100 रुपए में दाल मिलता है, तो जो ब्लैक मार्केट और लोग वहां से मंगाकर यहाँ पर भेजेंगे, तो फिर सरकार का ये चलेगा नहीं। इसलिए ये पूरा का पूरा सरकार के हाथ में नहीं है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हम किसानों का आमदनी दुगना करेंगे। अब किसानों को हर साल में 6,000 रुपया देने का तय कर दिया है। बहुत सारे बदलाव लाए हैं, फर्टिलाइजर आराम से मिलता है, किसानों को खेत में पानी पहुंचाने का काम सरकार ने किया। बिजली आज हम सरप्लस हो गए, एक समय पे बिजली नहीं होता तो किसान खेती कर नहीं पाते थे, किसी को रात में खेती करना पड़ता था। आज बिजली सरप्लस हमने कर दिया है। अब ये सारा होने के बावजूद भी किसान के पास जमीन है, लेकिन किसान के पास पैसे नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए सरकार तो सबको पैसा दे नहीं पाएगी, इसलिए ये बिल के माध्यम से आप किसी धनवान पैसे वाले व्यक्ति को अपने साथ में ले लो, वो पैसा लगाएगा, आपका जमीन है, जो भी मुनाफा होगा आप अपना शेयर ले लो, वो उसका शेयर लेके चला जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था की है। अब ये लोगों को गुमराह कर देने का, अगर कोई भी पैसा लगाएगा तो आपका जमीन ले लेगा। अब कायदा जब नहीं था उस समय पे लोगों ने जमीन ले लिया, क्योंकि कायदा ही नहीं था। आज कायदा होने के बाद में ये कायदा में प्रोविजन किया गया है कि कोई भी अगर पैसा लगाता है तो आपका जमीन का हकदार नहीं होगा। ये अभी कायदा में आ गया। तो प्राइवेट सेक्टर में उनके जमीन पे जो फसल बुआई करेंगे, जो भी पैसा करेंगे वो उनकी जमीन को नहीं खरीद सकते। बिल्कुल नहीं। अगर आपने पैसा लगाया, आपने ट्रैक्टर लिया, आप ट्रैक्टर लेके चले जाओ। आप पानी का पाइपलाइन डालने के लिए आपने खर्चा किया, तो पानी का पाइपलाइन सारा उखड़ के लेके जाओ। आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसा लगाए तो आप वो लेके जाओ, लेकिन किसान की जमीन इंटैक्ट रहेगी, उसके ऊपर आपका कोई हक नहीं होगा। यह कायदा बन गया अभी। पर ऐसा होगा कि जैसे आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की, तो मेरा सवाल ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर का कोई भी पर्सन किसान का जमीन लेगा, उस पे वो खेती करेगा, कुछ वक्त के बाद अगर वो अपने हिसाब से खेती करेगा, अपने हिसाब से उनको जो भी करना होगा वो उस जमीन पे उगाएंगे, लेकिन एक समय के बाद जब किसान का जो जमीन होगा वो उपजाऊ हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, ऐसे कैसा उपजाऊ? देखिए अब तो देश में मतलब उनके पास ये अधिकार है ना कि मतलब वो उस पे कुछ भी मतलब फसल उगा सकते हैं। नहीं कर पाएगा ना। आप समझे, उसको तो अगले साल भी तो करना है ना, एक ही साल तो करके चला नहीं जाना है। तो जमीन का सॉइल अगर अच्छा रहेगा तो लॉन्ग टर्म तक करता रहेगा। ये तो पैसा लगाने वाला भी सोचेगा ना, कोई आपका जमीन खराब तो करने के लिए नहीं आएगा। और सरकार नाम की कोई चीज है वो भी निगरानी करेगी ना, देखेगी ना। तो विपक्ष के लोग इस बात का प्रपोजल लाए ना। मैं तो कहता हूँ कोई व्यवस्था अभी है, लेकिन अगर आपके मन में इस प्रकार का अगर कोई संदेह है तो आप उसके बारे में बैठिए, बातचीत करिए, उसकी व्यवस्था करिए। उसके लिए किसने ना कहा? लेकिन आप आजादी के 72 साल 73 साल तक इस प्रकार से लोगों को सिर्फ गुमराह करके ही अपनी राजनीति चलाने का सोचोगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने रोकना चाहिए। देश और देश के लोग मेरी और आपकी राजनीति चलाने के लिए नहीं है, राजनीति लोगों का भला करने के लिए है। ये हमको मीडिया में भी लोगों को समझाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। आज तो क्या हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो जाता है, उसको अगली बार उससे चुनकर आना चाहिए, इसलिए जो लोगों के मन में है वो ये बात वो करता है और टाली पिटवा लेता है। लेकिन लोगों को समझाने का, लोगों को एजुकेट करने का, देश और दुनिया में क्या चल रहा है ये सारी बातें उनके दिमाग पे डालने का, इसका प्रयास कोई कर ही नहीं रहा है और लोग भी गुमराह होते चले जा रहे हैं। तो 70 साल में जो हाल था, 70 साल पहले भ्रष्टाचार, अनएडुकेशन, जो भी समस्याएं थी वो अभी भी है। सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात होगी, जो चीजें खत्म होनी चाहिए थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने बात की कि मेरी सरकार जो आई है वो किसानों के हित के बारे में सोच रही है और फैसले भी ले रही है। वे स्वामीनाथन रिपोर्ट से आप एग्री होंगे, वो रिपोर्ट 2004 में कांग्रेस ने लाया था, कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया उस रिपोर्ट को। मोदी सरकार आने के पहले उन्होंने ये दावा किया था कि किसानों के हित के लिए ये बिल, स्वामीनाथन बिल हम लाएंगे, लेकिन उन्होंने भी लेकर आया है। तो इसके पीछे वजह क्या है कि सरकार अपना फायदा देखकर इस बिल को नहीं ला रही है? स्वाभाविक है। नहीं, हमने बीजेपी में तो पूरा इम्प्लीमेंट कर लिया।
स्वामीनाथन साहब ने ऑन रिकॉर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा कर लाया कि मोदी जी की सरकार ने जो उनकी सिफारिशें थी वो लगभग जब उन्होंने छपा कर लाया था, जब तो 90-95% इंप्लीमेंट हुआ था, जो बचा हुआ वो भी मोदी जी ने अभी पूरा करके हम तो उसके आगे गए। ये जो 2-2 हजार रुपए 6,000 रुपए साल का देने का ये कोई प्रपोजल नहीं था, ये तो मोदी जी ने स्वयं आगे बढ़कर कहा। और ये बिल में भी जो कुछ भी है आपकी जानकारी के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, विपक्ष के लोगों के मैनिफेस्टो में है, मोदी जी ने उन्होंने लागू नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार आई, हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था तो हम क्यों इम्प्लीमेंट करें, अच्छी बात थी तो उसको इम्प्लीमेंट किया। अब सरकार में जो कांग्रेस के लोगों ने जो बातें कही थी, लिखित कही थी, मैनिफेस्टो में छपा गया था, उस बात को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके बारे में भी विरोध करते हैं। तो इस देश के बुद्धिमान लोगों का मुझे थोड़ा तरस आ रहा, दया आ रहा है, क्यों बातें नहीं करते हैं। क्योंकि आज भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनके लिए सबसे दिक्कत जो समस्या है यही है कि वो ये चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उनको राहत मिल सके। मैं बहुत सम्मान करता हूँ किसानों का, मैं बहुत किसानों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो कुछ भी मीडिया के माध्यम से जानने के लिए देखने के लिए मिल रहा है, बैठे हुए लोगों में किसान कितने हैं और नॉन किसान कितने हैं, किस प्रकार के लोग हैं, वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था सब हो रही है, किस प्रकार का खाना परोसा जा रहा है, पकवान किस प्रकार का हो रहा है। किसान सच्चा किसान जब आंदोलन करता है तो बहन जी उसको कोई 1 गिलास का पानी पिलाने वाला भी मिलता नहीं है, लेकिन इनके आंदोलन में किस प्रकार के पेय पदार्थ स्टोर किए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, ये तो सारा दिखाई दे रहा है। आखिरकार कब किसान को राहत मिलेगा? किसान को कहीं देखिए, अगर कुछ उसमें जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत मुश्किल का वक्त है, तो ऐसे समय में किसानों का साथ देना, क्यों ना वो विपक्ष पार्टी हो और क्यों ना वो केंद्र की सरकार हो, सबकी जिम्मेदारी होती है। मैं मानता हूँ किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या पूरी की पूरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन 2014 के बाद में बड़े पैमाने पे किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है। एक आशा की किरण उनको दिखाई दे रहा है और समय लगेगा इसमें, एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन सरकार हर साल कुछ ना कुछ तो कर रही है। हमने 2014 में सिर्फ कहा था कि हम किसानों का भला करेंगे और 2020 में भी हम वही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2014 से लेकर 2020 तक काफी सारे सुधार हमने किए हैं, किसानों के झोली में कुछ ना कुछ डालने का प्रयास सरकार ने किया है और आने वाले दिनों में भी करेंगे। जीएसटी का सब जो ढांचा बैठा है, कोरोना के महामारी के बाद में भी 1,15,000 करोड़ की इनकम तिजोरी में आई है, जो पैसा आएगा तो पैसा सब पब्लिक को देना ना आने वाले दिनों में, उसकी सारी व्यवस्था हुई है। आपने कहा कि आजादी के 72-73 साल में भी करप्शन हुआ ही है, एजुकेशन वैसे ही है, बड़ा है सब चीज में, चाहे वो मेरी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, लेकिन 2014 के बाद में इसका रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। करप्शन आज पूरी तरह से खत्म हुआ ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इस सिस्टम के साथ में इसी विषय को लेकर रोज ऑफिसरों के साथ में लड़ता रहता हूँ। निचले स्तर पर करप्शन है, लेकिन ऊपर के स्तर पर मोदी जी ने पूरा का पूरा रोकने का प्रयास किया है। और ये करप्शन जो है, ये कोई किसी को रोज भाषण करके या तो कोई कायदा बनाकर खत्म नहीं होगा, उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। उस दिशा में भी सरकार हमारी आगे बढ़ रही है। इनकम टैक्स के ऑफिसरों का जो बोलबाला था, जैसे पूरे देश के मालिक ही वो है, उनके ऊपर किस प्रकार से नकेल फंसा है, ये आप कभी मीडिया का हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्लिप 4 मिनट का रिलीज किया था, वो देखेंगे तो पूरा उसमें आइडिया आ जाएगा किस प्रकार से मोदी जी पूरे सिस्टम को ठीक ठाक करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं आपसे आपके संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने विजिट किया है, वहाँ पे जो रहवासी है उनके कई सारे समस्याएं सामने आया है, खासकर पानी को लेकर, वॉशरूम को लेकर, ये समस्याएं शायद मैं जहाँ गई हूँ वो सब जगह मुझे दिखाया गया। तो आपने अब तक वहाँ के लोगों के लिए क्या कदम उठाया? मैं इस बात का बिल्कुल दावा नहीं करूंगा कि मेरे मद्रासन में किसी भी प्रकार की समस्या अभी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं स्वयं ये भाषण करता हूँ कि शायद मुझे भगवान ने इसीलिए बनाया होगा। मैं 92 में जब ये पार्टी में आया था और काम मैंने प्रारंभ किया तो झोपड़पट्टी में टॉयलेट, पानी और बिजली के लिए मैं काम कर रहा था। उसके बाद में मेरा मतदान वार्ड का पूरा हो गया तो मुझे भगवान ने सीट करके एमएलए बना दिया, तो दायरा बढ़ गया, तो वहां पर मैंने काम करने का प्रयास किया। अब जब मैं एमपी बना हूँ तो मलाड जैसे एरिया में अभी भी पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। तो इसमें दो बातें हैं, सरकार ने कभी सामान्य लोगों को घर मिले इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई। आम लोगों के लिए तो बात दूर की रही, जो हमारे पुलिस कर्मी है, जो सरकार के दफ्तर में काम करते हैं, उनके लिए भी सरकार ने घर की योजना बनाई है। मुझे पता नहीं आप लोगों का जैसा हम जीते वैसे आप लोग भी जीते होंगे, सरकार ने कोई योजना ही नहीं बनाई। पहली बार देश में एक देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 2022 तक सबका हक का पक्का घर होना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने लाई देश में और बड़े पैमाने पर लोगों को घर दिया है। एकदम खत्म नहीं है, देखिए देश बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है और हमारा देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार के मन में बहुत कुछ करने का मन में होगा तो भी हम राज्य के काम में दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं। ये अपनी जगह पे और परेशानी है। इसलिए लोगों का आवास के बारे में सरकार ने कोई प्लानिंग ही नहीं किया, इसलिए झोपड़पट्टी बढ़ती गई, झोपड़पट्टी बढ़ती गई। और उदाहरण के तौर पर मैं 92 में अगर नगर सेवक बना था तो उन समय में झोपड़पट्टी बनती थी। आज भी मराड़ में आप जाकर देखेंगे, मालूम जैसे एरिया में सरकार के जमीन पर आज भी झोपड़पट्टी बनती है। अब ये आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, आप भी इसके बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, सवाल आप पूछ सकते हो। जो टीवी में सुन रहे हैं उनको भी लगता है कि आप क्या कर सकते हो। मेरा भी सवाल ये है कि ये सिस्टम क्या कर रहा है। आप मुझसे पूछ रही है, मैं सिस्टम से पूछ रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है, उदाहरण के तौर पर समझो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ 200 फुट का, मैं 15-20 रुपया तनख्वाह कमाता हूँ, उसमें मुझे खाना पीना भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है और बच्चों बिटिया के शादी के लिए भी थोड़ा बचा कर रखना है। अब ये बिटिया जब बड़ी हो जाती है या तो लड़का बड़ा हो जाता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं। आज मुंबई शहर में 1 रूम का भी अगर आपको फ्लैट लेना है तो कम से कम 80 लाख रुपए आपके पास चाहिए। तो गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं कि बच्चे के लिए 1 रूम का फ्लैट ले ले, तो उसको वापस कहीं ना कहीं झोपड़ा ही ढूंढना पड़ता है, उसको एक वापस झोपड़ा ही ढूंढना पड़ता है। देखिए झोपड़पट्टी में रहने वाले, मैंने 55 साल अपने जीवन के झोपड़पट्टी में गुजारा है। झोपड़पट्टी में रहना कितना कठिन है। मई महीने में जब 44 डिग्री का गर्मी पड़ता है तो झोपड़ी में रहने वाला जानता है किसको शौक है झोपड़ी में रहने का, लेकिन उसके पास कोई चारा भी तो नहीं ना, उसके पास कोई चारा भी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम आई है, ये आने वाले 10 साल तक हम लोग सब लोग इसके ऊपर मेहनत करके अच्छा काम करते हैं। जैसे बिजली आज देश में सरप्लस हुआ है, वैसे सभी राज्यों में, सभी शहरों में हमको हाउसिंग स्टॉक भी सरप्लस रखना पड़ेगा। आपको आवश्यकता है, आप दिल्ली से आ गई मुंबई शहर में काम करने के लिए, आपको घर चाहिए, आपको घर मिल गया पक्का। जब आपको पक्का घर रिजनेबल रेट में या भाड़ा मिलेगा तो आप क्यों झोपड़पट्टी में रहने के लिए जाएंगे। ये वास्तविकता है। इसलिए इस वास्तविकता को भी लोगों ने समझकर काम करने की आवश्यकता है। मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी जो अंतिम व्यक्ति को क्या चाहिए उसके बारे में आज सोचता है। उन्होंने सबको लाइट दी, उन्होंने सबको पानी दिया, उन्होंने सामान्य लोगों को घर दिया, बहनों को आसानी से भोजन बना, इसलिए उन्होंने गैस का सिलेंडर दे दिया। ये सब कर रहे हैं ना, ये 6 साल में हुआ ना, सब कर रहे, करेंगे आने वाले दिनों में और भी। आपके संसदीय क्षेत्र गोराई में बीच में जो बिजली की समस्या थी वो काफी थी, उसको लेकर भी लोग काफी विरोध भी कर रहे थे, आपने क्या कदम उठाया? मैं अभी आपके जानकारी के लिए गोराई गांव से आ रहा हूँ। कल अगर पेपर या तो सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो उन्होंने मेरा वहाँ सम्मान किया। तो वैसे मैं सम्मान देता नहीं हूँ, मैंने कहा कि गांव के कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान करूंगा और 25 कार्यकर्ताओं का सम्मान किया तो उन्होंने मेरा भी कर लिया, तो मैंने स्वीकार लिया। वहां पर मैं आज जाकर आया, उनको मैंने आज यही समझाया कि जो विकास हो रहा है उसका आप लाभ लीजिए। आप ब्रिज बनाने के लिए विरोध करते हो, 2-2 घंटा लोगों को घूम कर जाना पड़ता है। वही 1947 के पहले जो नाव से सफर करते थे वही आज भी कर रहे हैं, वही आज भी कर रहे हैं। छोटे छोटे रोड है, लोग बच्चे वहां पर पढ़ लिख के तैयार होते तो गाँव छोड़कर शहर में आकर बस जाते हैं, वहां का सारा घर बंद पड़ा हुआ है। तो ये मानसिकता से हमको लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, हमको बाहर निकालना पड़ेगा। पानी 1978 राम नाईक जी पेट्रोल मिनिस्टर थे तो उन्होंने दरिया के अंदर से पानी का पाइपलाइन वहां पर पहुंचाया। मैं डेप्यूटी मेयर था, आज मुख्यमंत्री उद्धव जी थे, हम लोगों ने साथ में मिलकर उसका उद्घाटन किया। लेकिन घर घर तक पानी आज तक भी पहुंचा नहीं। उस गांव के लोगों की मेंटालिटी वो ही कुएं का पानी पीते हैं, जैसा चलता है वैसे चलाते हैं। अब कुछ तो एक कदम जब सरकार आगे बढ़ाती है, एक कदम जनप्रतिनिधि आगे बढ़ाता है, तो एक कदम जिसकी जो उपभोक्ता है उसने भी आगे आकर मिलकर हमको आगे चलना पड़ेगा। सब आप हमको घर पर लाकर दे दो ये तो नहीं होगा ना। इतना तो सरप्लस बजट किसी भी राज्य सरकार का नहीं है, तो सारा पैसा डाल दिया, सबके घर के लाइन तक पानी का डाल दिया, ये तो होता नहीं ना। कोरोना काल था, इस समय लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे थे। आपकी तरफ से आपके संसदीय क्षेत्र में क्या कदम उठाया गया था जिससे लोगों को राहत मिला, और खासकर खाना पीना और उनको रहने के लिए काफी समस्या होती थी? कई लोग तो पलायन भी कर रहे थे, महाराष्ट्र में अपने गाँव जा रहे थे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत देश की जो मूल हमारी जो संस्कृति है, हम अपने घर के परिवार के लोगों के ऊपर जितना प्रेम करते हैं उतने हम अगल बगल के लोगों के ऊपर भी प्रेम करते हैं। इसलिए मैंने आंखों से इस बात को देखा और अनुभव किया, और मैं इतने लंबे समय से अनुभव कर रहा हूँ। सरकार से ज्यादा व्यवस्था सामान्य सेवाभावी लोगों ने किया, छोटे छोटे संस्था के लोगों ने, लगभग पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोगों ने मिलकर खाने पीने की व्यवस्था सबको अच्छी की। एक भी शिकायत आया नहीं होगा कि भूखा कोई व्यक्ति मर गया करके।
मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि इसको जो पहले हालत थी उससे ज्यादा मिलने लगे, तो पकाना पड़ता था उसको, लेकिन ये कोरोना काल में रेडीमेड लोगों को मिल गया। एक बात हो गई। शुरुआत के दौर पर डॉक्टरों का गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से सब घर पे बैठ गए तो परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टरों को काम करने की इजाजत दी गई तो सारा ठीक ठाक हो गया। पूरा कोरोना के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि बीमारी बहुत छोटी थी, लेकिन डर बहुत बड़ा हो गया। डर के मारे लोग ज्यादा मरे। सरकार व्यवस्था करने में नाकामयाब रही, इसलिए मैं सरकार को भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये विदेश से इस प्रकार का एक वातावरण बनाकर ये बीमारी आया तो लोग समझ ही नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो गया। सरकार का पैसा अनवांटेड ढंग से महानगर पालिका हो तो राज्य सरकार ने बिगाड़ी, उसको अब थोड़ी देर के लिए बाद में रखेंगे। एक बात का मुझे दुख आज भी इसका है कि आने वाले दिनों में फिर एक बार ऐसा कोई भी मुसीबत देश के लोगों के ऊपर या तो मुंबई शहर के लोगों के ऊपर ना आए, इसलिए मेडिकल की जो भी फैसिलिटी हमको खड़ी करनी चाहिए वो खड़ी करने के पीछे सरकार आज भी काम नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल तो मैं बोरली के बारे में वही वजह है कि मेडिकल में से 5% तक ही डेवलपमेंट किया गया है। देखिए लोग आज भी खासकर बीएमसी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको अगर बताऊं तो मैं बीएमसी के हॉस्पिटल में आज गरीब आदमी भी जाने से 3 बार सोचता है, जिसका कोई चारा ही नहीं है वो जाता है। इसलिए हमको गरीब से थोड़ा उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं तो आप लोगों को कदम उठाना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ, ये हम सब सरकार के ऊपर डालकर, और सरकार ने सब कुछ करना चाहिए। सरकार तो टेंडर निकालती है, पैसा खर्चा करती है, लेकिन उसके बाद में कोई उधर जाता नहीं है जितने बड़े पैमाने पे लोगों ने जाना। इसलिए सरकार को जितना करना है वो सरकार करे, लेकिन उसके अलावा मीडियम और अपर मीडियम क्लास का भी बहुत बड़ा समाज है, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज उसके लिए व्यवस्था नहीं है, उसका नतीजा क्या हो गया? जिनके पास बहुत पैसे थे वो लाइन लगाने लग गए, और प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों ने मनमानी पैसा उनके पास से लेने लग गए, क्योंकि बेड है ही नहीं। जो आने वाला कहता था जो पैसा लगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पे करने वाला रेडी है तो लेने वाला तो फिर लेता ही है। और ये पैसे के मारामारी में जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो पीसा गया, क्योंकि उसके महानगर पालिका है तो सरकार के हॉस्पिटल में जाने का उसका हिम्मत नहीं होता है, और उसके ऊपर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ये वास्तविकता है। इसलिए सरकार ने आज भी इस मुंबई शहर में स्वयं के जगह पर स्वयं के पैसे से हॉस्पिटल खड़ा करके लोगों को सुविधा देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये जो अप्रूवल, ये सारे परमिशन के सारे धंधे से लोग डरते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। मैं आपके टीवी से माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, अगर वो मुझे जवाबदारी देते हैं उत्तर मुंबई में 5 हॉस्पिटल खड़ा करने का, तो मैं लोगों के पास से खड़ा करके बता दूंगा। आपसे ये भी सवाल है, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगी, पूरे देश में जो अपराध की घटनाएं हैं वो इस तरह से घट रही हैं और ऐसे ऐसे दृश्य सामने आते हैं, खासकर क्राइम के जो केसेस है वो इस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसमें कैसे, क्या ऐसा कानून बनाया जाए जिसपे लगाम लगाया जाए, क्या ऐसा कदम उठाया जाए जिससे आपकी देश की लड़कियां अपने आप को सुरक्षित समझें? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि क्राइम बहुत बढ़ गया ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन क्राइम पूरा खत्म हो गया ये भी मैं मानता नहीं। मैं इस बात से भी कभी मानने के लिए तैयार नहीं कि कायदा बनाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी से लेकर उसके बाद के जितने भी संतों ने हमारे देश को मार्गदर्शन किया, हमको एक समाज इस प्रकार का निर्माण करना पड़ेगा कि जो समाज इस प्रकार के गलत कामों में न जाए। एक तो लोगों के लिए रहने का घर हो, उसको काम है, वो काम का सही दाम हो, तो क्राइम में कोई जाएगा ही नहीं। आज क्राइम क्यों कर रहे? तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए एक अच्छा समाज को हमको निर्माण करने के लिए काम करना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर लोगों को काम देना पड़ेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मेकिंग इंडिया की बात करते हैं, आज चाइना से सब आता है तो काम तो सब चाइना के लोगों को मिलता है, हमारे देश के लोगों को तो रोजगार सारा चला गया। इसलिए हम मेकिंग इंडिया की बात करते हैं। अब जब मेकिंग इंडिया की बात करते हैं तो मैं कोई सरकार का टीका नहीं करता हूँ, लेकिन नानार जैसा प्रकल्प महाराष्ट्र ने, हमारे साथ में सत्ता में शिवसेना थी, उन्होंने विरोध करके उसको बंद कर दिया, जिसमें बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलने वाला था। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपना पेट मार कर पढ़ा रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे हम अगर नई इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे। हर राज्य के लोग, ममता दीदी ने बंगाल में नैनो का विरोध कर दिया, गुजरात चले गए। महाराष्ट्र में सारे प्रकल्पों का हम विरोध करेंगे तो विरोध दूसरे राज्य में चले जाएंगे। तो हम जब तक इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे,
इंडस्ट्री को हम वेलकम नहीं करेंगे तो ये नए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम रोजगार कहाँ से देंगे, ये मेरा मन का शंका है। इसलिए होता क्या है, अपने देश में जो सुपर ब्रेन होता है वो चला जाता है विदेश, अमेरिका चला जाता है, पैसे भी उनको अच्छे मिल जाते हैं। अब माँ बाप को भी अच्छा लगता है, जाने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, अमेरिका और विकसशील देश भारत देश में अच्छे ब्रेन ना रहे, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। इसलिए आपके हाथ में सर्टिफिकेट आने के पहले आपको 5 लाख का जॉब का ऑफर देके आपको लिफ्ट कर देते हैं वहां पर। ये करते 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 मेरा देश एक दिन खतरे में आ जाएगा, इस बात का मुझे हमेशा चिंता होती है। इसलिए मेरे देश के बच्चे अगर विदेश में ना जाए तो उनको यहाँ पर ही रोजगार उपलब्ध करने का हमें काम करना पड़ेगा। जो मोदी जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, स्टैंडअप की बात कर रहे हैं, लोन देने की बात कर रहे हैं बैंक से, यू डोंट बी अ जॉब सीकर, यू बिकम ए जॉब गिवर, ये जो बात कर रहे हैं ये एक व्यक्ति अगर 5 लोगों को भी जॉब देता है तो धीरे धीरे करते हैं। सभी को धीरे अंबानी और अडानी बनने की तो आवश्यकता नहीं, कुछ छोटे मोटे लोग भी होने चाहिए जो 5 आदमी को जॉब देगा, 10 आदमी को जॉब देगा। वो सपने को लेकर चल रहे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री के हर सपने को ब्रेक करने के लिए कभी राफेल के बारे में आंदोलन होता है, कभी किसानों के बारे में आंदोलन होता है, कभी एनआरसी के बारे में आंदोलन करते हैं। मतलब आने के पहले ही आंदोलन करते हैं ताकि प्रधानमंत्री का जो सपना है वो सपना पूरा न हो। इसलिए सारे विपक्ष के लोगों का ये एक्टिविटी लेवल को बढ़ा रहे। देश के लोगों ने इसको सही समझने की आवश्यकता है और मैं मानता हूँ कि देश को समझे इस बात को। इसलिए तो दूसरी बार मोदी जी को पहले से ज्यादा वोट देकर जिताए। इनका सपना है कि 2024 में ये करके ये कामयाब होंगे। नहीं, 2024 के बारे में लोगों ने अभी से मन बना लिया है क्या है करके। इसलिए विपक्ष को अगर अपना पैर जमीन पर रखना है तो देश शुड वर्क ऑन द पॉजिटिव लाइन। ये सब नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिव सकारात्मक करो। देखिए हमको आखिर देश को आगे बढ़ाना है ना, देश के लोगों को भला करना है ना। एमपी मैं बन गया या एमपी आप बन गए, क्या फर्क पड़ता है? देश आगे बढ़ना चाहिए, देश के लोगों को भला होना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरे से अगर अच्छा काम आप मेरे मतदार संघ में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके अगर करती हो तो मैंने निकल जाना चाहिए वहां। तो मेरा सपना भी तो आप पूरा कर रहे हो ना। मैं घर पे बैठे बैठे देखूंगा आपके काम, मेरे लोग खुशी भी हो रहे। Why we should always think that मैं ही करूंगा सब कुछ, मेरे माध्यम से सब कुछ होना चाहिए। ये सोच को बदलना पड़ेगा हमको। अभी चुनाव आ रहा है, बीएमसी का चुनाव, नगर सेवक दोनों चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारी कर रही है अपनी पार्टी को जिताने के लिए? देखिए हमारी पार्टी का और मेरा हमेशा प्रयास यही रहा कि चुनाव आएगा तब तैयारी नहीं करने का। आप एक चुनाव जीतते तो उसके चुनाव के दूसरे दिन ही अगले चुनाव की तैयारी आपने करनी चाहिए। अब काम करते रहो, आप अगर काम करते रहो तो लोग आपको वोट देते हैं। चुनाव के 1 साल पहले या तो कुछ समय पहले अगर आप काम करना प्रारंभ करते हो तो लोग इतने कोई बगैर दिमाग के नहीं है। क्या कदम उठाए, कदम क्या उठाए? मैं रोज काम करना। देखिए आज का अगर मैं आपको हिसाब दूं अभी तो मैं सवेरे ऑफिस में 11 बजे तक मैंने ऑफिस में काम किया। 11 बजे ऑफिस से निकलकर मैं गोराई दरिया क्रॉस करके वहां पर गया, वहां कार्यक्रम करके वापस यहाँ पर आया, गाड़ी पकड़कर आपके पास आया हूँ। अब आपका इंटरव्यू पूरा होते फिर वापस मैं काम कर मलाड़े से 2 कार्यक्रम करके घर पे चले जाऊँ। पूरा दिन भर बिजी रहता हूँ और मेरा एक्टिविटी लेवल मेरे मतदार संघ के लोग पूरा देखते हैं और फिर चुनाव आता है तो वोट देते हैं। आने वाले वक्त में क्या भाजपा की सरकार आएगी भविष्य में? देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, महाविकास आघाड़ी की सरकार है और आपके सामने एक विकट समस्या है कि आने वाले वक्त में सत्ता में आपको आने के लिए कई संघर्ष करने पड़ेंगे, तो क्या आपकी सरकार आने वाले वक्त में आएगी बहुमत के साथ? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भाग्य में एक बात तो पक्का लिखा हुआ है कि आप सत्ता में हो तो भी आपको संघर्ष करना है, आप सत्ता में नहीं हो तो भी संघर्ष करना है। ये तो लिखा हुआ है, इसलिए हमको उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता नहीं है। निश्चित है कि सत्ता जब हमारी होती है तो हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सत्ता हमारी नहीं है तो जो राज्य चला रहा है उसके पीछे पड़कर लोगों को सुविधा मिले उसलिए हम संघर्ष करते हैं। अब महाविकास आघाड़ी की जो सरकार इन दिनों में चल रही है, हमको लगता है कि नहीं चलेगी, उनको लगता है चलेगी। अब चलेगी नहीं चलेगी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब कभी भी समय चुनाव आता है तो मुंबई शहर के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने सारी वास्तविकता को अपने नजर के सामने रखकर वोट करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए तो चित्र बदल सकता है। हम तो प्रयास करेंगे कि हम सत्ता में आए, हम तो काम उसी लिए करते हैं। लेकिन सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में तो कुछ है ना। और मुझे विश्वास है कि जनता करेगी जो भी बदलाव की आवश्यकता है। शुक्रिया, आपने बेबाकी से हर प्रश्नों का जवाब दिया। ये थे हमारे साथ में सुनील शेट्टी जिन्होंने हर एक सवालों का जवाब बेबाकी से दिया और आने वाले वक्त में भी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए, खासकर जनता के लिए भी वो काम करते रहेंगे, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में।
उनको इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बस वो जनता के लिए काम करेंगे और लगातार विकास की तरफ तत्पर रहेंगे। HM न्यूज़ के साथ आज थैंक यू।